नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के बारे में। इस वीडियो में हम इनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे। आज के इसमें दोस्तों, भारत में कई लोगों का ऐसा मानना है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब भारत के अभी तक के चुने गए सबसे बेहतरीन विदेश मंत्रियों में से एक हैं और इनको आज के समय भारत की विदेश नीति का हीरो माना जाता है। और ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है जिसको इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसके साथ डील की है। आज के समय इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर भारत के स्टांस को, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर क्यों ना हो, इन्होंने बड़ी बेबाकी से प्रेजेंट किया है। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का विषय हो, चाहे इंडिया चाइना का विषय हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भारत का स्टैंड हो, इन्होंने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। और इसके ऊपर इनके कई सारे शॉर्ट्स मैंने रिसेंटली आपसे शेयर भी किए हैं, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। किस तरीके के ये पर्सनैलिटी हैं। ये बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। यही इनकी पर्सनैलिटी का एक कमाल का स्वरूप है। और ये सब करने में इनको इतनी आसानी से ये कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि ये फॉरेन अफेयर्स में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करते थे, डिप्लोमेट थे, कई सारे देशों में ये एम्बेसडर रहे हैं और कई सारे देशों में इन्होंने काम किया है, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाइना हो, चेक रिपब्लिक हो, सिंगापुर हो, इन सभी देशों में इन्होंने काम किया है। जापान में भी इन्होंने काम किया है। तो इसका जो जियोपॉलिटिक्स का जो एक्सपीरियंस है उसका ये अभी इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर। 2015 से 2018 के बीच में ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे। उस समय भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, उनके अंडर इन्होंने काम किया है। लेकिन उसके बाद 2019 से अभी तक ये भारत के विदेश मंत्री हैं और ये राज्यसभा सांसद भी हैं गुजरात से। तो ये इनका अभी पॉलिटिकल स्फीयर में इनका काम चल रहा है और किस तरह से इनकी ये जर्नी रही है इसकी हम बात करते हैं। तो पॉलिटिकल स्फीयर में आने से पहले ये भारत के एम्बेसडर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में सबसे लंबे समय तक भारत के एम्बेसडर रहे हैं, चेक रिपब्लिक में भी रहे हैं और सिंगापुर में ये हाई कमिश्नर रहे थे। और उसके अलावा इन्होंने इंडिया अमेरिका के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर डील थी, जो एग्रीमेंट हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, उसमें भी एक अहम भूमिका निभाई थी। उसमें निगोशिएशन में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो भारत की कई सरकारों में इन्होंने काम किया है एक ऑफिसर के तौर पे, इंडियन फॉरेन ऑफिसर के तौर पे, और उसके बाद अभी इस सरकार में ये मंत्री हैं। चाइना के अंदर, चाइना, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, इन देशों के अंदर अगर आप अपना एम्बेसडर भेजते हो तो वो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे रिश्ते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन देशों में कई सारे जो देश हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट हैं उनको मैनेज करना, चाहे वो यूएस हो और चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। इन देशों में अगर आप अपना एम्बेसडर भेजते हो तो उसका काम जो है वो काफ़ी हेक्टिक होता है और काफ़ी मुश्किल भरा होता है। इसीलिए वहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन जियोपॉलिटिक्स की समझ वाले व्यक्ति को भेजा जाता है, एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर को वहाँ भेजा जाता है। और इसीलिए एस जयशंकर साहब, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर थे, उनको ऐसी ऐसी जगहों पर भेजा गया है जहाँ पे भारत के रिश्ते जो हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। इनको इसी वजह से इन देशों में इन्होंने काम किया है। रशिया में इन्होंने काम किया, इसलिए इनको रशियन भी आती है, इंग्लिश आती है, तमिल से आते हैं, तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु क्षेत्र से आते हैं, तमिल आती है, हिंदी आती है, जापानीज आती है, इनकी वाइफ जापान से हैं, और हंगेरियन भी आती है। चेक रिपब्लिक में इन्होंने काम किया तो इनको कुछ हंगेरियन भी आती है। ओबामा जब कार्यकाल में थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय ये वहाँ पे एम्बेसडर थे और भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते सुधरे हैं उसमें इन्होंने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उसके अलावा अब इनकी अर्ली लाइफ से इनकी जो अभी तक की जर्नी है उसके ऊपर हम बात करते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस का इन्होंने सामना किया है और कहाँ कहाँ पे रहे हैं उसकी बात करते हैं। ऐसे शंकर साहब जो हैं वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली से आते थे, वेल ऑफ फैमिली से आते थे, और इनकी जो फैमिली है उनमें सिविल सर्वेंट भी थे। इनके पिता खुद एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था के सुब्रमण्यम। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन स्ट्रेटेजी अफेयर के एनालिस्ट थे। इनकी मदर का नाम है सुलोचना सुब्रमण्यम। इनके दो भाई हैं, दोनों भाई जो हैं वो भी बड़े ऊंचे दर्जे पे काम करते हैं। इनके एक भाई हैं संजय सुब्रमण्यम, वो एक हिस्टोरियन है, प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है। इनके एक भाई जो हैं वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, एस सुब्रमण्यम विजय कुमार। ये फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट्स के सेक्रेटरी रहे हैं, तो सेक्रेटरी के पद पे रहे हैं, तो बड़े पदों पे इनके जो फैमिली का बैकग्राउंड रहा है। इन्होंने शादी की क्योटो से, जो कि एक जापानीज ओरिजिन की महिला हैं,
और उनसे इनको 3 बच्चे हैं, 2 इनके बेटे हैं ध्रुव और अर्जुन, और 1 इनकी बेटी है मेधा। तो ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है। अर्ली लाइफ के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। और उसकी इनकी एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने अर्ली एजुकेशन जो है एयरफोर्स स्कूल में स्कूलिंग करी अपनी। उसके बाद केमिस्ट्री से इन्होंने ग्रेजुएट किया सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, DU से इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएट किया। उसके बाद MA की डिग्री इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में की। MPhil और PhD की डिग्री इन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स में की, इंटरनेशनल रिलेशंस में करी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, JNU से ये पढ़े हुए हैं। तो वहां से इन्होंने मास्टर्स करी है, वहां से इन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स में PhD करी है। और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी स्पेशलाइजेशन इनका किसमें था? न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं तो न्यूक्लियर पावर कंट्री जितने भी हैं उनके लिए न्यूक्लियर डिप्लोमेसी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, चाहे उनका आप इस्तेमाल जब करते हैं, उनका इस्तेमाल आपको करना नहीं होता है एज ए वेपन, उसको डिप्लोमेसी के तौर पे रखना होता है। वो वॉर डिटरेंट के तौर पे भी काम करते हैं। कोई भी 2 न्यूक्लियर पावर कंट्री जो हैं वो आपस में एक बड़े वॉर में आपको भिड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों देश जानते होते हैं कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में सक्षम रहते हैं। तो ये न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के तौर पर भी काम आता है। तो इसमें इन्होंने PhD करी है। उसके बाद इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस को साल 1977 में ज्वाइन किया, एग्जाम निकाला। उसके बाद ये 3rd और 2nd सेक्रेटरी के तौर पे सोवियत यूनियन में काम करते हैं, मॉस्को चले जाते हैं। उस समय सोवियत यूनियन था, आप जानते हैं कि 1991 में सोवियत यूनियन टूटा है। उससे पहले रशिया नहीं हुआ करता था और उसके आसपास के जो देश यूक्रेन वगैरह ये नहीं होते थे, सोवियत यूनियन था, USSR जिसको कहा जाता था। वहाँ पे 1979 से 1981 तक इन्होंने काम किया है। तो वो समय भी ये काम कर रहे थे। उस समय इन्होंने रशियन लैंग्वेज भी सीखी। उसके बाद ये भारत आते हैं वापस और यहाँ पे आके ये स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। उस समय भारत के जो डिप्लोमेट थे गोपाल स्वामी पार्थसारथी, इनके अंडर इन्होंने काम किया है। उसके बाद ये अंडर सेक्रेटरी रहे हैं अमेरिकन डिवीजन में, इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो हमेशा एक्सटर्नल अफेयर्स में इनका कहीं ना कहीं काम रहा है। उसके बाद इन्होंने, आप जानते हैं कि भारत ने आगे चल के इस चीज के ऊपर प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी कि हमें पोखरण टेस्ट करना है, हमें न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना है। तो उस समय भारत को न्यूक्लियर नहीं मिल रहा था, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं मिल रहा था। तो उस समय इन्होंने, जो भारत और अमेरिका का न्यूक्लियर फ्यूल डिस्प्यूट चल रहा था, न्यूक्लियर सप्लाई के ऊपर, तारापुर स्टेशन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल समाप्त हो गया था, तो उस इशू को रिजोल्व करने में उस टीम का ये हिस्सा रहे थे। उसके बाद 1985 से 1988 के बीच में इंडियन एम्बेसी वॉशिंगटन DC के अंदर ये फर्स्ट सेक्रेटरी रहे थे। तो अमेरिका, रशिया और इन सभी देशों के अंदर इन्होंने काम किया। उसके अलावा श्रीलंका में भी 1988 से 90 के बीच में ये फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं और इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स के अंदर ये पॉलिटिकल एडवाइजर थे उस समय। उसके बाद 1990 से 93 के बीच में इन्होंने काउंसलर के, कमर्शियल काउंसलर के तौर पे इंडियन मिशन ऑफ बुडापेस्ट में काम किया है, बुडापेस्ट में रहे हैं। उसके बाद ईस्टर्न यूरोप के ये डायरेक्टर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आने के बाद। तो देखिए कितने बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उनके ये स्पीच राइटर भी थे। तो बहुत चीज़ों का इनको अंदाजा था, इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर का भी अंदाजा था, जियोपॉलिटिक्स का भी अंदाजा था, कोल्ड वॉर एरा का भी इनको तकाजा था। सब चीज़ों का इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया है, इसीलिए ये आज इतने बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे उभर के आए हैं। उसके बाद ये आगे चल के डिप्टी चीफ मिशन रहे हैं इंडियन एम्बेसी टोक्यो में, जापान में ये रहे थे 1996 से 2000 के बीच में। उसके बाद इनकी यहाँ पे शादी भी होती है। उसके बाद ये वो जो पीरियड था 1996 से 2000 के बीच का टाइम, 1998 में भारत ने पोखरण टेस्ट कर लिया था, पोखरण 2 किया था। भारत एक न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री बन गया था और आप जानते हैं उसकी वजह से भारत के ऊपर कई दबाव थे, अमेरिका का दबाव था और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ का दबाव था कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन क्यों बना लिया। और जापान जिसने न्यूक्लियर वेपन का दर्द सहा है, उसी के ऊपर आप जानते हैं कि इतिहास में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया था। तो जापान इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं था कि भारत ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। तो उस समय भारत और जापान के रिश्ते एक डाउन टर्न पे थे, लेकिन उसके बाद जो है इनको रिकवरी फेज में आया और भारत की यात्रा करी जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिदा मोरी ने
और उसमें इन्होंने भूमिका निभाई। उसके बाद जयशंकर साहब ने उस समय आगे चल के शिंजो आबे से भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो है मीटिंग करवाई, इंट्रोड्यूस करवाया। तो धीरे धीरे करके जापान के साथ जो रिश्ते हैं उनको भी सुधारने में इन्होंने भूमिका निभाई है। उसके बाद 2000 में ये इंडिया के चेक रिपब्लिक के अंदर एम्बेसडर नियुक्त किए गए। 2004 से 2007 के बीच में ये जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं अमेरिकाज में। यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो भी एक्सटर्नल अफेयर्स में आता है। तो यहाँ पे काम किया। उसके बाद इनका जो महत्वपूर्ण काम था वो था कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, जो सेकंड कार्यकाल था यूपीए का 2005 से 9 के बीच में, 13 के बीच में, उस समय इन्होंने यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करवाया कि जो सिविल यूजेस के लिए न्यूक्लियर फ्यूल है वो भारत को मिलना चाहिए। उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो एग्रीमेंट करने से भारत को काफ़ी फायदा मिला। 2004 में सुनामी जो आई थी उस रिलीफ प्रोग्राम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उस रिलीफ प्रोग्राम में भी इन्होंने मदद करवाई। ये चीज़ें हुई। उसके बाद डिप्लोमेटिक करियर में आगे चल के भारत और अमेरिका के बीच में कई समझौते हुए हैं। कई समझौतों के फ्रेमवर्क में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो डिफेंस फ्रेमवर्क हो, चाहे ओपन स्काई एग्रीमेंट हो, और भारत और अमेरिका के बीच में जो भी समझौते हुए हैं, एनर्जी डायलॉग्स रहे हों, अमेरिका और भारत के बीच में इकोनॉमिक डायलॉग्स रहे हों, इंडिया यूएस सीईओ फर्म हो, इन सभी में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद 123 एग्रीमेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसमें भी इन्होंने निगोशिएशन किया, जिसमें एक तरीके का न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है, वो भी करवाया इन्होंने। तो ये सब चीजें इन्होंने करवाई। और उसके बाद फाइनली 2013 में ये फॉरेन सेक्रेटरी के पद के लिए इनको कंसिडर किया गया। 2013 की बात आएगी आगे जब इनको बनाया गया। उससे पहले 2007 और 9 के बीच की भी बात देख लेते हैं। 2007 से 9 के बीच में ये सिंगापुर में हाई कमिश्नर थे फॉरेन डिप्लोमेट के तौर पे। उसके बाद इसी दौरान इन्होंने सिंगापुर के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है उसको साइन करवाने में इन्होंने हेल्प करी, जिससे भारत और सिंगापुर के बीच में एक फ्री ट्रेड एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में इन्होंने मदद करी। उसके बाद सिंगापुर के अंदर जो भारतीय हैं वो उनके साथ एक तरह से उनको एक जो है रिलेशंस इंडिया पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट है उसमें इन्होंने मदद करी। सिंगापुर को कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स भारत में परमानेंट बेसिस पे रखने के लिए जो है उसमें अरेंजमेंट करवाया। तो भारत और सिंगापुर के रिश्तों को भी बेहतर करवाने में इन्होंने मदद करी। अब बात आती है चाइना की, और जो चाइना जो हमारे लिए एक बहुत ही हॉस्टाइल कंट्री है, हमारे साथ उसके रिश्ते जो हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट हैं। उस डिफिकल्ट सिचुएशन में इनको भेजा गया चाइना में, और चाइना के अंदर इन्होंने 4.5 4.5 टर्म्स जो हैं इन्होंने पूरे किए हैं, और भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर रहे हैं चाइना में। और चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट किस चीज़ पे होता है? मेनली बॉर्डर डिस्प्यूट होता है। उसको मैनेज करने में इन्होंने एक कोशिश करी। हालांकि चाइना जो है वो इस चीज़ में बहुत अग्रेसिव है, बहुत उग्र है, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा समझौते करता नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करी। साथ ही चाइना और इंडिया के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रेड है उसको इम्प्रूव करने में, कल्चरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने में भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके अलावा 2012 में चाइना ने क्या किया था, अरुणाचल प्रदेश को अपने चाइनीज पासपोर्ट्स के अंदर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया था, चाइना का हिस्सा बता दिया था। तो इसके रिपरकशंस में, इसके अपोजिट में भारत ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने इस चीज़ को कहा कि भारत भी जो चाइनीज लोगों को वीज़ा इशू करता है उसमें इन दोनों जगहों को भारत का पार्ट दिखाए। तो ये कहा, तो ये स्टैंड भी लेते हैं अपना, कभी भी पीछे नहीं हटते, कभी दबाव में नहीं आते। उसके बाद 2013 में एक स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चाइना की आर्मी के बीच में। ये हुआ था लद्दाख के डेस्पांग प्लेन्स में। आप जानते हैं कि चाइना का बॉर्डर जितना भी लगता है भारत के साथ, चाहे वो लद्दाख में लगता हो, अक्साई चीन में लगता हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में लगता हो, सिक्किम में लगता हो, वहाँ पे चाइना बार बार जो है बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है, बार बार चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश करता है, डिस्प्यूट करता है वहाँ पे। तो उस समय ये डिस्प्यूट हुआ, स्टैंड ऑफ हुआ। तो उससे बाद में चाइना के प्रीमियर ली केनस्यांग की भारत में मीटिंग शेड्यूल थी। उन्होंने कहा कि अगर आप ये स्टैंड ऑफ जो है अपनी आर्मी को विड्रॉ नहीं करोगे, चाहे पीपल्स लिबरेशन आर्मी को, तो हम ये मीटिंग जो है इसको कैंसिल कर देंगे। तो फिर चाइना ने इसको भी विड्रॉ किया। उसके बाद ये मीटिंग हुई। तो कई जगहों पे यहाँ पे चाइना के साथ रिश्ते सुधारने में भी, या चाइना के साथ कोऑपरेशन को, रिश्तों को मैनेज करने में इन्होंने भूमिका निभाई है। इन्होंने ये कहा था कि भाई चाइना के साथ हमें रिश्ते ठीक करने हैं तो हमें एक तो
चाइना के साथ डीपली इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्सेस पे, कल्चरल एक्सेस पे, और हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये कोऑपरेशन जो है वो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, भारत के कोर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, बैलेंस ट्रेड होना चाहिए, और हर तरीके का जो रिश्ता है उसको हम इस तरह से मैनेज करें कि वो सस्टेनेबल हो सके। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स के ऊपर भी इन्होंने जोर दिया कि उसको भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि भारत और चाइना का जो कल्चर है उसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाएं, जिसमें आप जानते हैं कि जैसे एक हमारा रिलीजन हो गया, बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म चाइना में बहुत होता है, भारत से ही वो लेके गए थे बुद्धिज्म को, तो उस एक्सिस पे भी ये काम करना चाहते थे। फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, 2013 में अमेरिका के एम्बेसडर बनते हैं, और उस समय अमेरिका में भी भारत की स्थिति थोड़ी अलग तरीके से चल रही थी। उससे पहले निरुपमा राव जो है वो यहाँ पे एम्बेसडर थे और उनको इन्होंने सक्सीड किया था। और उस समय देवयानी खोरबागटे का इंसिडेंट हुआ था। देवयानी खोरबागटे जो कि एक काउंसिल थी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और उनके ऊपर एक इल्जाम लगा था, ये अमेरिका ने लगाया था कि उन्होंने वीजा फ्रॉड किया है। अपनी एक काम वाले को, एक लेडी को बुलाने के लिए, काम वर्कर को बुलाने के लिए इन्होंने वीजा फ्रॉड किया है, फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं। उसके बाद देवयानी को यहाँ पे काफ़ी ह्यूमिलिएट किया गया, उनका स्ट्रिप सर्च हुआ, उनको मतलब बहुत ही ह्यूमिलिएट करके यहाँ पे यूएसए ने परेशान किया। लेकिन उनके पास इम्यूनिटी थी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी, इसकी वजह से उनके ऊपर वहाँ पे केस नहीं चलाया गया, कोई जेल वेल नहीं हुई, उनको भारत लाया गया, और उसमें इन्होंने निगोशिएशन में हेल्प करी थी एज ए डिप्लोमेट जयशंकर साहब ने। तो ये इनका पहला यहाँ पे काम था। लेकिन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका, भारत के जो रिश्ते हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। 2014 में मोदी जी की सरकार बन चुकी थी, तो उससे पहले मोदी जी कभी अमेरिका गए नहीं। उसके समय पहली मीटिंग थी, पहली मीटिंग करवाने में एक अहम भूमिका निभाई कि भारत, सितंबर 2014 में जयशंकर साहब ने ये प्लानिंग किया कि भारत के प्रधानमंत्री को जो है अमेरिका विजिट करना चाहिए, और उनको वेलकम किया। वेलकम के साथ ही एक ऑनर डिनर भी कराया इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को। तो ये सब चीज़ें करके इन्होंने मोदी जी को भी यहाँ पे ओबामा से मिलवाया, और ओबामा से मिले। उसके बाद जो चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी बने ये 2015 जनवरी 15 में, और फॉरेन सेक्रेटरी बने उस समय सुषमा स्वराज जी भारत की विदेश मंत्री थी। सुषमा स्वराज जी के साथ मिलकर इन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय को एक तरह से संभालने में मदद करी। और उसके बाद आप जानते होंगे कि 2015 के अंदर जो है नेपाल ब्लॉकेड हुआ था। नेपाल ब्लॉकेड जो है, नेपाल जो है वो भारत के ऊपर इस चीज़ का आरोप लगाता है कि वो पूरा ब्लॉकेड भारत ने किया था, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल के अंदर जो भी चीज़ें जाती हैं, पेट्रोलियम और दूसरे मेडिकल और दूसरी चीज़ें जो जाती हैं वो भारत के रास्ते हुए जाती हैं, और वो कुछ समय के लिए ब्लॉकेड हो गई थी। लेकिन उसमें ब्लॉकेड में भारत हमेशा ये कहता है कि हमने ब्लॉकेड नहीं किया था, आपके यहाँ पे चीज़ें जो हैं, आप ही के अंदर जो है लोग जो हैं विद्रोही जो विद्रोह कर रहे थे उन्होंने ब्लॉकेज किया, हमने नहीं किया। लेकिन नेपाल के लोगों ने ऐसा कहा कि इसका प्लानिंग जो है वो जयशंकर साहब ने किया है। और नेपाल का इसलिए ये कहना था क्योंकि उस समय नेपाल जो है वो चाइना के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में था, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाइना की तरफ झुका जा रहा था। तो भारत का भी ये था कि भाई अगर इनकी तरफ झुकता जा रहा है तो हमें भी कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन उसके बाद 2016 में ब्लॉकेड खत्म हुआ और चीज़ें वापस थोड़ी नॉर्मल आई। लेकिन भारत और नेपाल के हिस्टोरिकली जितने बेहतर रिलेशन रहे हैं उतने फिर धीरे धीरे उतने अच्छे रहे नहीं, क्योंकि चाइना ने नेपाल की पॉलिटिक्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। उसके बाद भारत के ये विदेश मंत्री बनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संभालते हैं 2019 में। 31 मई 2019 को इनको फॉरेन मिनिस्टर का पद दिया जाता है, जब दूसरी बार मोदी सरकार आती है। और उसके बाद क्योंकि उस समय किसी तरीके के सांसद नहीं थे, ना लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो इनको पार्लियामेंट के अंदर लेके आना था एज ए सांसद। तो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, राज्यसभा सांसद इनको चुना। फिर इनको 2019 में पद्मश्री भी मिला। तो ये सब चीज़ें इनको हुई हैं, पद्मश्री मिला, और उसके बाद ये मिनिस्टर की ओथ ले रहे थे यहाँ पे, ये सब चीज़ें हुई। अब एस जयशंकर साहब को एज ए फॉरेन मिनिस्टर क्या क्या काम करना था, काफ़ी सारे इशू थे इनको संभालना था। अमेरिका के साथ इन्होंने सबसे पहले तो 2+2 डायलॉग स्टार्ट किया। 2+ डायलॉग जो है वो चल रहा था। 2+2 डायलॉग में कौन होता है, भारत का विदेश मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री, अमेरिका का रक्षा मंत्री और अमेरिका का विदेश मंत्री जो है वो डायलॉग मीटिंग करते हैं। और उसमें भारत के साथ उन्होंने साइन किया बेका एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, अमेरिका बहुत ही खास अलाइज के साथ ये साइन करता है। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियोपैथिक कोऑपरेशन, ये इसका नाम है।
इसमें क्या होता है बेसिकली कि अमेरिका और इंडिया आपस में सेंसिटिव और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे, साझा करेंगे, जिससे जो है दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़े और इंटेलिजेंस स्तर पे भी कोऑपरेशन बढ़े। तो ये इन्होंने साइन किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। भारत और अमेरिका ने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं इनके रहते हुए। तो उसमें राजनाथ सिंह थे, एस जयशंकर साहब थे। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और जयशंकर साहब विदेश मंत्री। उसके अलावा ये जो हैं पॉम्पियो थे, इनके क्या बोलते हैं, ये नाम सही से नहीं दिख रहा है ना, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है माइक पॉम्पियो थे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है वो मार्क एस्पर थे। तो सेक्रेटरी यहाँ पे मंत्री का पद है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो मंत्रालय है, उसकी बात हो रही है। लेकिन उसके बाद भी फॉरेन मिनिस्टर के पास सामने कई सारे चैलेंजेस थे कि जिनसे डील करना था एज ए विदेश मंत्री। इसमें एक तो ये था कि भाई पाकिस्तान के साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है वो चैलेंज था, और वो चैलेंज है, अभी भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी विदेश मंत्री या किसी के कहने पे जो है ये चीज़ों को रोकेगा नहीं, क्योंकि उसकी ऐसी ही उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वो उसकी सोच ही ऐसी है। लेकिन इसके ऊपर इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर विदेश मंत्री ने, हमारे जयशंकर साहब ने एक्सपोज किया है पाकिस्तान को यूएन में, और जहाँ जहाँ पे भी भारत को मौका मिला है इन अलग अलग सबमिट्स में, तो पाकिस्तान को इसके सामने एक्सपोज किया है। चाइना के साथ जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो कंटिन्यू चल ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कई बार विदेश मंत्री ने बात की है कि हमें ये बैठ के बात करनी पड़ेगी और ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं इनको ठीक करना पड़ेगा। अब जो है आप, ऐसा तो है नहीं कि भारत की बाउंड्री के अंदर घुस सकते हैं, ना हम घुसेंगे ना आप घुसेंगे, तो हम एक दूसरे की टेरिटरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करें तो बेटर रहेगा। रशिया यूक्रेन वॉर का भी इशू था और रशिया से ऑयल परचेज करने की भी बात थी। तो ये सब चीज़ों पे क्या रिप्लाई किया उसकी मैं अभी बात करता हूँ। साथ ही ये ध्यान रखिएगा, एस जयशंकर साहब ने एक बुक लिखी है द इंडिया वे। इंडिया वे जो है परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति जो है उसके ऊपर, ये एक विदेश नीति के ऊपर बहुत ही अच्छी बुक है। इसको आप पढ़िएगा, आपको जब भी समय मिले तो उससे आपको पता चलेगा एस जयशंकर साहब किस तरह से इंटरनेशनल चैलेंजेस को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं। तो पाकिस्तान के इश्यू के ऊपर, टेररिज्म को प्रमोट करने के विषय के ऊपर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। उसके अलावा चाइना के ऊपर इन्होंने कहा है कि भाई हमें एक दूसरे की टेरिटरी को, इंटीग्रिटी को सम्मान करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे हम रिश्तों को। लेकिन चाइना इस चीज़ को समझता नहीं है, पाकिस्तान इस बात को समझता नहीं है, वो एक अलग इशू है। बात रही रशिया यूक्रेन वॉर की, जिसके ऊपर इनका बहुत बड़ा की वाइटल रोल रहा है, और भारत की जो विदेश नीति है वो उजागर हुई है। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की विदेश नीति बड़ी स्ट्रांगली आई है। और क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर जो था, जिसमें रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया था, तो पूरी दुनिया यूक्रेन के इस विषय में यूक्रेन की तरफ थी। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे, रशिया को बॉयकॉट कर रहे थे, रशिया पे सैंक्शंस लगा रहे थे, रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन रशिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंट्री रहा है। ऐतिहासिक तौर पे भारत और रशिया के बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। तो भारत जो है वो रशिया को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था बड़े स्तर पे। हमें उनके साथ रिश्ते अपने रखने थे, बढ़िया रखने थे, लेकिन हम यूक्रेन के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, हम यूक्रेन को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। दोनों देशों के अपने अपने इश्यू हैं और हमने उससे अपने आप को सेपरेट रखा। ना हमने रशिया की तरफ झुके, ना हम यूक्रेन की तरफ झुके, और ना वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में आए। हमने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कहा कि हमारे रशिया के साथ रिश्ते जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं उसका उनको हम ताक पे नहीं लगा सकते जस्ट बिकॉज कि आप प्रेशर बना रहे हो। वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उनके तेल के ऊपर खरीदने के ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन भारत ने इनसे ऑयल भी परचेज किया। और ऑयल परचेज के ऊपर वेस्टर्न मीडिया ने कई बार एस जयशंकर साहब से सवाल पूछा कि आप कैसे रशिया से तेल परचेज कर सकते हो, ये गलत बात है, आप एक टेरर वॉर फंडिंग कर रहे हो। तो एस जयशंकर साहब ने ब्लंटली क्लियरली ये जवाब दे दिया कि आप भी, यानी यूरोप भी तो है, वो भी तो रशिया से गैस परचेज कर रहा है, हम तो आपसे नहीं कर रहे, हम सवाल नहीं उठा रहे। तो ये यहाँ तक कह दिया कि यूरोप की प्रॉब्लम जो है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम, यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और बाकी दुनिया की प्रॉब्लम जो है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। इस मानसिकता से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से उन्होंने बहुत ही क्लियरली अपना स्टांस रखा है और कहा है कि हम रशिया से हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेल खरीदेंगे, हमें जिससे खरीदना होगा हम उससे खरीदेंगे, और हमें हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से जो जहाँ पे स्टैंड लेना होगा वो लेंगे। इवन यूक्रेन को भी इस तरह से नहीं कि पूरी तरह से खारिज कर दिया। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में बार बार भारत ने कहा है कि पीस ही एक ऑप्शन है और दोनों देशों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, लड़ाई में नहीं करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन नहीं करना चाहिए।
साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो भारतीय यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे उनको भी भारत तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इन्होंने बातचीत करी, निगोशिएशंस किए, रशिया के साथ बात की, पोलैंड के साथ बात करी, इन देशों के थ्रू हमारे देश में इन लोगों को लेके आए। तो सारी चीज़ों को इन्होंने मैनेज किया है। क्वाड के अंदर हमारी पोजीशन है उसको भी हमने क्लियर किया कि हमारी क्वाड के अंदर अलग भूमिका है, क्वाड के अंदर हमारी अलग पार्टनरशिप है, यूएस के साथ हमारे अलग रिश्ते हैं, रशिया के साथ हमारे अलग रिश्ते हैं। हम दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहते, हम हमारे हिसाब से दोनों का अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब इनसे ये पूछा गया कि आप किसका पक्ष लोगे, चाइना यूएस दो एक्सिस बन रही हैं, पहले जैसे कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर और अमेरिका दो एक्सिस थी, बाईपोलर वर्ल्ड था, तब आपने किसी का समर्थन, भारत ने तभी भी किसी का पक्ष नहीं लिया था। हम एक तरह से एनएएम में थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे। तो भारत ने और हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया कि हमें किसी का पक्ष लेने की, किसी की साइड चुनने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में एक साइड हैं, भारत अपना खुद जानता है कि हमारी क्या साइड है, हमारी कहाँ इंटरेस्ट है, हमारी साइड है, हम किसी की साइड नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने चीजें क्लियर करी, बहुत कम बोल के भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिन पॉइंट चीजें ये कहते हैं, बिना आर्गुमेंटिव होते हुए, ये इनका रूल है और ये इस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर वो किसी भी पार्टी का हो, ये मैटर नहीं करता कि हम अगर एक पार्टी का है तो उसको सपोर्ट करें, दूसरी पार्टी का उसका विरोध करें। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इन्होंने तो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि कई सरकारों के लिए काम किया है एज ए डिप्लोमेट। तो वो बात है, एक डिप्लोमेट जब इस तरीके से काम करता है, एक फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे काम करता है, तो वो किस तरीके का काम करता है वो आपको दिख रहा है। तो ये इनकी बायोग्राफी हुई। सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा, स्पेशली एप्लीकेशन से जुड़िएगा जहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिलेंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियोस भी मिलेंगे ऐसे ही, और यहाँ पे आपको कोर्सेज भी मिलेंगे जो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स है, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है, बायोलॉजी का कोर्स भी अपलोड हो रखा है। तो इस तरीके के कोर्सेज हैं। साथ ही चैट सेक्शन में आप मुझे किसी भी तरीके का सजेशन देना चाहें या आपका कोई रिक्वेस्ट हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो यही है, और सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।